Bismillahirrahmanirrahim. Now we start the gluconeogenesis. What is meant by the gluconeogenesis? Gluconeogenesis is the formation of the new glucose from the non-carbohydrate source. What are the non-carbohydrate source? These are the pyruvate, lactate, glycerol, amino acid, and all the tricarboxylic acid cycle intermediates can be used. So द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारे पास होती कहाँ पे है। ये सिर्फ उन्हीं टिश्यूज़ में होगी जिनके पास हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस के इंजाइम्स होंगे। तो ग्लूकोनियोजेनिक इंजाइम्स हमारे पास किन किन टिश्यूज़ के पास हैं? यहाँ तो हमारे पास लीवर के पास है, या किडनीज के पास। एक फ़र्क है कि जब हमारे पास नॉर्मल फास्टिंग होती है, मीन्स के पहले तो समझने की ये ज़रूरत है कि जब हमारे पास वेल फैट स्टेट होता है तो वेल फैट स्टेट के अंदर ग्लूकोज हमारे पास लीवर के अंदर चली जाती है और हमारे पास जहाँ पे लीवर के अंदर जाती है और स्केलेटल मसल्स के अंदर, और वो चेंज हो जाती है ग्लाइकोजन के अंदर। ये ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है। लेकिन ग्लाइकोजन जो है या लीवर ग्लाइकोजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉट मोर देन 18 हॉर्स, और बुक्स लिखती हैं कि नॉट मोर देन 24 हॉर्स। वो सिर्फ 24 हॉर्स से लेस हमारे पास एक दिन से भी कम के लिए, और स्पेसिफिक कर लें कि नॉट मोर देन 18 हॉर्स, और 18 हॉर्स के लिए हमारे पास वो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको रेगुलेट करता है। इसके बाद हमारे पास ग्लूकोज जो हमारे पास बनता है वो डी नोवो ग्लूकोज सिंथेसिस होती है, जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अगर नॉर्मल फास्टिंग है, मीन्स कि अभी सिर्फ एक ही दिन गुजरा है या 30 आवर्स गुजरे हैं, तो नॉर्मल फास्टिंग के अंदर लीवर जो है वो 90% ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस परफॉर्म करेगा, यानी ग्लूकोज बनाएगा, और किडनीज 10%। वाइल द प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग होगी तो किडनी मेजर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा, 40% ऑफ द ग्लूकोज सिंथेसिस हो जाएगी। अगर प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग है, मीन्स 2-3 दिन की फास्टिंग है, तो किडनीज अपना एक्शन परफॉर्म करने लग जाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो हमारे पास 40% ऑफ द ग्लूकोज सिंथेसिस फ्रॉम द किडनीज हो जाएगी और 60% फ्रॉम द लीवर हो जाएगी। अब हमारे पास ये दूसरे टिश्यूज में क्यों नहीं होती? सिंपल आंसर इज दैट बिकॉज द अदर टिश्यूज डू नॉट हैव द ग्लूकोनियोजेनिक इंजाइम्स। एंड ये हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि इट इज़ द एनर्जी रिक्वायरिंग पाथवे। ये हमारे पास एनर्जी रिक्वायरिंग, इसके अंदर हमें सिस्टम को खुद ही एनर्जी देनी पड़ती है ताकि हमारे पास ग्लूकोज बन सके। ये सिंपल आंसर अगर आप देखें तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन एक एनाबॉलिक पाथवे है, और एनाबॉलिक पाथवे एंडोथर्मिक पाथवेज होते हैं, उनके अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ती हैं। वाइल ग्लाइकोलिसिस देखें तो उसको ग्लूकोज कैटाबॉलिक पाथवे है, वहाँ पे एक्सोथर्मिक पाथवे होता है, वो हमें ग्लूकोज यानी एनर्जी हमें वो प्रोवाइड करता है कैटाबॉलिक पाथवे। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारे पास एक एंडोथर्मिक पाथवे है, तो हमें इसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है कि हम ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टडी क्यों कर रहे हैं? द मेन रीज़न इज़ डैट, मैंने पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि हमारे पास बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो सिर्फ डिपेंड ही हमारे पास ग्लूकोज को यूज़ करते हैं, और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के ऊपर हमारे पास वो जिंदा है। लाइक द ब्रेन, आरबीसीज, किडनी मेडल्ला, लेंस एंड कॉर्निया ऑफ द आई, वो हमारे पास एन एक्सरसाइजिंग मसल, वो ग्लूकोज को यूज़ करते हैं और ग्लूकोज का मेटाबोलाइज करके एनर्जी हासिल करते हैं। अगर ग्लूकोज ना हो तो वो टिश्यू तो उनकी तो डेथ हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि इन बॉडी के अंदर ही डी नोवो ग्लूकोज सिंथेसिस होने लग जाती है, ताकि उन टिश्यूज़ को जो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं उनको ग्लूकोज मिल सके और वो हमारे पास अपने एफिशिएंट वर्किंग कर सकें। लाइक ब्रेन है, ब्रेन हमारे पास प्राइमरीली डिपेंडेंट अपॉन द ग्लूकोज, लेकिन जब फास्टिंग आती है तो ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेता है। ये 80% ऑफ ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लेता है, 20% ऑफ द कीटोन बॉडीज को इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन 80% ऑफ द ग्लूकोज को तो करता है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है? ग्लूकोज है। तो हमें उन ऑर्गन्स को लिए कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ द ग्लूकोज चाहिए होती है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या करते हैं? ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड होते हैं। लोकेशन ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारे पास होती कहाँ पे है? हमारे पास साइटोप्लाज्म में भी इसके कुछ स्टेप होते हैं और कुछ स्टेप इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। लाइक ग्लाइकोलिसिस का आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस के कितने स्टेप हैं? 10 स्टेप हैं। 3 इरिवर्सिबल स्टेप हैं ग्लाइकोलिसिस के और 7 रिवर्सिबल हैं। ये क्या करता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारे पास 4 ऐसे और रिएक्शन करता है जो अब देख लें कि पायरोवेट फॉस्फोइनोल पायरोवेट में नहीं चेंज हो सकता।
क्यों नहीं चेंज हो सकता? क्योंकि वो इनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शन ही नहीं है। वो बाय नेचर ही दिस इज नॉट अ इनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शन टू कन्वर्ट द पायरोवेट बैक इनटू द फॉस्फोइनोल पायरोवेट। सो अल्लाह ताला ने हमारे पास तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को कराने के लिए 4 अल्टरनेट रिएक्शंस दे दिए, ताकि हम 7 जो रिवर्सिबल स्टेप हैं ग्लाइकोलिसिस के उसको इस्तेमाल करके और 4 इरिवर्सिबल स्टेप जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के हैं वो अल्लाह ताला ने एक अल्टरनेट पाथवे, अल्टरनेट एंड द इनर्जेटिकली फेवरेबल पाथवे बना दिया, ताकि हम उन पाथवे और रिएक्शंस को इस्तेमाल करके ग्लूकोज की सिंथेसिस कर सकें। तो वो कुछ रिएक्शन हमारे पास साइटोप्लाज्म में होते हैं और कुछ रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। ये सबस्ट्रेट का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, पायरोवेट है सबस्ट्रेट, लैक्टेट, ग्लिसरोल, अमीनो एसिड एंड टाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इंटरमीडिएट्स कैन बी यूज। अब इधर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स तो फिर हमारे पास एनर्जी के लिए यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तो ग्लूकोज बनाने की फॉर्म में, नॉन कार्बोहाइड्रेट से सोर्स से हमारे पास ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारे पास है ही नहीं है। तो ग्लूकोज को फिर इस सवाल ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारे पास है ही नहीं है, ग्लूकोज पहले ही बॉडी के अंदर नहीं है, तो फिर एनर्जी सिस्टम को कौन दे रहा है? जब हमारे पास फास्टिंग होती है तब हमारे पास ग्लूकागोन रिलीज होता है। अब ग्लूकागोन एक लिपोलिटिक हार्मोन है, ये फैटी एसिड की ब्रेक डाउन करता है और उसको चेंज कर देता है, ट्राइसाइल ग्लिसरोल की एडिपोज टिश्यू से ब्रेक डाउन करता है और उसको चेंज कर देता है फ्री फैटी एसिड एंड द ग्लिसरोल। अब फ्री फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन होती है, बीटा ऑक्सीडेशन होकर वो एनर्जी प्रोवाइड करने लग जाता है। तो इस तरीके कार्बोहाइड्रेट से हमारे पास शिफ्ट हो जाती है एनर्जी फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर, यानी फैट्स अब एनर्जी देने लग जाते हैं सिस्टम को और कार्बोहाइड्रेट्स कंजर्व हो जाते हैं और ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, ताकि वो ऑर्गन्स जो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक द ब्रेन, किडनी, मेडल्ला, लेंस एंड कॉर्निया ऑफ द आईज, वो क्या करें, इस ग्लूकोज को यूज कर सकें जो हमारे पास फास्टिंग के वक्त कंजर्व हो रहे हैं। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से फैट के ऊपर एनर्जी शिफ्ट होगी। नंबर 2 जो अमीनो एसिड है, अब 20 हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं वो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स आ गए हैं और उसके अंदर से एसेंशियल भी हैं, नॉन एसेंशियल्स भी हैं। अब 20 के अंदर से जो मेजोरिटी ऑफ द अमीनो एसिड्स आर द ग्लूकोनियोजेनिक, मींस वो उनका कार्बन स्केलेटन जब फास्टिंग होगी, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, तो उनका कार्बन स्केलेटन यूज होकर ग्लूकोज बन जाएगा। वाइल सिर्फ 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कीटोजेनिक है, लाइक द ल्यूसीन एंड लाइसिन। ल्यूसीन इज द प्योरली कीटोजेनिक अमीनो एसिड वाइल द लाइसिन इज द पार्शली कीटोजेनिक अमीनो एसिड। सो ये ल्यूसीन और लाइसिन भी एसिटाइल CoA की प्रोडक्शन देते हैं। तो हमारे पास कुछ एनर्जी फैट से आ जाएगी और कुछ हमारे पास अमीनो एसिड से, लेकिन रिमेंबर दैट द मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी कम्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द फ्री फैटी एसिड फॉर बाय द बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस पाथवे का भी पता लग गया कि एनर्जी कहाँ से आ रही है, हमारे पास फैटी एसिड एनर्जी दे रहे हैं। ये सबस्ट्रेट हमारे पास, सबस्ट्रेट्स का भी पता लग गया, सबस्ट्रेट्स हमारे पास अमीनो एसिड से भी आ रहे हैं, सबस्ट्रेट हमारे पास ग्लिसरोल से भी आ रहा है और सबस्ट्रेट हमारे पास जो कीटो एसिड हैं, पायरोवेट एंड लैक्टेट, वहाँ से भी आ रहे हैं। अब पहले देख लेते हैं, हमने सबस्ट्रेट का जिक्र कर रहे हैं तो सबस्ट्रेट का जिक्र करके हम पहला जो सबस्ट्रेट ले लेते हैं वो ग्लिसरोल। ग्लिसरोल कहाँ से आया? फास्टिंग के वक्त ग्लूकागोन था, ग्लूकागोन ने ट्राइसाइल ग्लिसरोल की ब्रेक डाउन कराई, फ्री फैटी एसिड के अंदर चेंज किया, प्लस ग्लिसरोल के अंदर चेंज हो गया। अब ये ग्लिसरोल हमारे पास लीवर के पास जाएगा, लीवर के पास एक एंजाइम है ग्लिसरोल काइनेज, वो इस ग्लिसरोल की फॉस्फोराइलेशन कराएगा और ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट में चेंज कर देगा। अब इस ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट की हमारे पास ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट जो है, एक इसके ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम है ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, और NADH हमारे पास NADH+H+ में चेंज हो जाएगा और इसको चेंज कर देगा ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट को डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब पहले ग्लिसरोल के ऊपर एक एंजाइम ने एक्ट किया ग्लिसरोल काइनेज और चेंज हो गया ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट, फिर दूसरे एंजाइम ने एक्ट किया ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज और उसको चेंज कर दिया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आपको पता है कि हमारे पास बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को चेंज कर देता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब इस ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मैं आगे जाके जिक्र करूंगा ये किस तरीके इम्पार्ट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर। ये ग्लिसरोल का फेट आ गया। अब हमारे पास जो सबसे पहले समझने वाली बात है, दूसरा हमने सबस्ट्रेट का जिक्र किया था, दूसरा हमारे पास सबस्ट्रेट था पायरोवेट।
और लैक्टेट। ग्लिसरॉल हो गया। अब पायरोवेट एंड लैक्टेट। अब पायरोवेट हमारे पास और लैक्टेट। लैक्टेट जो है हमारे पास जब हमारे पास एक्सरसाइज हो रही होती है या हमारे पास क्या कहते हैं एक्सरसाइज है या फास्टिंग है या एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस जो टिश्यूज कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या है कि वहाँ पे हमारे पास एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस जो टिश्यूज कर रही हैं और एक्सरसाइज मसल, वहाँ पे हमारे पास पायरोवेट जो है लैक्टेट में चेंज हो जाता है। कोरी साइकिल आपको याद हो तो लैक्टेट जो है ब्लड के जरिए डिफ्यूज होता है लीवर के अंदर। लीवर के अंदर हमारे पास वो पायरोवेट लैक्टेट से दोबारा पायरोवेट में चेंज हो जाता है। लीवर के अंदर लैक्टेट से पायरोवेट में क्यों चेंज होता है? क्योंकि लीवर के अंदर NAD+ ओवर NADH रेशो जो होती है वो बहुत कम होती है। मीन्स क्या बात करना चाह रहा हूं कि NAD जो लीवर के अंदर ये रेशियो होती है NAD+ ओवर NADH वो बहुत मीन्स ज़्यादा होती है। क्या इसके अंदर बात करना क्या चाह रहा हूँ कि NAD+ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द NADH इन द लीवर। तो वो हमारे पास लैक्टेट को दोबारा पायरोवेट के अंदर ऑक्सीडाइज कर देता है, दोबारा चेंज कर देता है। ये बात आपने याद रखनी है। NAD लीवर के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द NADH। तो वो हमारे पास क्या करता है लैक्टेट को दोबारा पायरोवेट में चेंज कर देता है। और एक्सरसाइजिंग मसल में क्यों ऐसा होता है कि पायरोवेट लैक्टेट में चेंज हो जाता है? वो इसलिए होता है कि हमारे पास एक्सरसाइजिंग जब मसल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर एक्सीड क्वांटिटी हो जाती है हमारे पास NADH की। तो जब NADH की रेशियो बहुत ज़्यादा होती है तो वो हमारे पास क्या करता है पायरोवेट को रिड्यूस कर देता है लैक्टेट में। लेकिन लीवर में अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि NAD की रेशियो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द NADH। सो वो हमारे पास क्या करता है जो लैक्टेट होता है उसको दोबारा चेंज कर देता है पायरोवेट के अंदर। और पायरोवेट दोबारा ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर किस तरीके इस्तेमाल होता है ये पाथवे हम देख लेते हैं। पायरोवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास मौजूद है। पायरोवेट के अंदर एक एंजाइम डलेगा पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। ये बायोटिन रिक्वायरिंग एंजाइम है। अगर ये डेफिशिएंट होगा तो एक क्लिनिकल पॉइंट हमें यहाँ से ये मिल गया कि अगर बायोटिन की डेफिशिएंसी बॉडी में हो गई है तो हमारे पास फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया क्यों फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होगा? क्योंकि मेजर सोर्स जो है पायरोवेट वो ही हमारे पास लैक्टेट है। पायरोवेट से हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगी तो हमारे पास फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा। तो ये बायोटिन रिक्वायरिंग एंजाइम पायरोवेट कार्बोक्सिलेज करता क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड की इनकॉर्पोरेशन करता है पायरोवेट में और उसको चेंज कर देता है ऑक्सैलो एसीटेट में। अब ऑक्सैलो एसीटेट की एक ये बात है कि ऑक्सैलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने इसको एक मेलेट के अंदर चेंज कर दिया, एक अल्टरनेट कंपाउंड के अंदर चेंज कर दिया ताकि ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर आ सके और ग्लूकोनियोजेनेसिस की फॉर्मेशन यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस चल सके। ऑक्सैलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए वो विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम मेलेट डीहाइड्रोजिनेज, और मैंने साथ माइटोकॉन्ड्रियल भी लिखा है, माइटोकॉन्ड्रियल मेलेट डीहाइड्रोजिनेज की वजह से इधर देखें दोबारा हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। तो यहाँ पे हमारा NAD+ के अंदर चेंज हो गया है और मलेट के अंदर चेंज हो गया है। ऑक्सैलो एसीटेट मलेट के अंदर चेंज हो गया। मलेट जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, इसलिए वो माइटोकॉन्ड्रिया से निकलेगा और ये मेरे पास साइटोसोल है, साइटोसोल के अंदर आ जाएगा। अब साइटोसोल के अंदर मलेट के अंदर चेंज करने की रीज़न ये थी कि इवेंचुअली ऑक्सैलो एसीटेट नहीं हमारे पास क्या कहते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देना है, लेकिन ऑक्सैलो एसीटेट की मसला एक उसके लिए ये है कि वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर सकता। सो ये दो रिएक्शन जो हैं उसको क्रॉस कराने में हेल्प कराते हैं। किस तरीके? ऑक्सैलो एसीटेट को मलेट में चेंज किया, मलेट ने हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया। जब मलेट दोबारा बाहर आ गया तो साइटोसोल में एक एंजाइम होता है साइटोसोलिक मलेट डीहाइड्रोजिनेज। वो क्या करता है हमारे पास जो ऊपर हमने एनर्जी दी होती है वो भी हमें वापस मिल जाती है और मलेट को दोबारा हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर चेंज कर देता है। ये सिर्फ उसको बाहर लाने का एक तरीका था कि ऑक्सैलो एसीटेट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर साइटोसोल के अंदर आ गया विद द हेल्प ऑफ दीज टू अल्टरनेटिंग रिएक्शंस।
अब ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक एंजाइम होता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सी काइनेज विद द हेल्प ऑफ द जीटीपी में चेंज होता है। ये एनर्जी रिक्वायरिंग स्टेप है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है जो ऊपर हमने इनकॉर्पोरेट की होती है और ऑक्सैलो एसीटेट चेंज हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट के अंदर, फॉस्फोइनोल पायरोवेट के अंदर। अब ये स्टेप यहाँ तक आपने देख लिया कि हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरोवेट के अंदर चेंज हो गया है। अब देखें डायरेक्ट ये मैंने लिखा हुआ है कि पायरोवेट फॉस्फोइनोल पायरोवेट में नहीं चेंज हो सकता। क्यों नहीं चेंज हो सकता? बाय नेचर इट इज़ नॉट एन एनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शन। सो ये पायरोवेट अब फॉस्फोइनोल पायरोवेट में नहीं चेंज हो सकता, तो इसने ऊपर की तरफ जाना तो है। इसीलिए जो मैंने शुरू के लेक्चर के अंदर बात की थी कि अल्लाह ताला ने इनर्जेटिकली अल्टरनेट इनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शंस दिए हैं जो पायरोवेट को दोबारा फॉस्फोइनोल पायरोवेट में चेंज कर देते हैं। वो किस तरीके चेंज करते हैं कि पायरोवेट डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्टरनेटिव रिएक्शंस भी तो दिए हैं। उसकी वजह से हमारे पास वो पहले ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज होता है, फिर वो सारे ये रिएक्शंस फॉलो करेगा और फिर वो एट द एंड उसने चेंज फॉस्फोइनोल पायरोवेट में ही होना है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं चेंज हो सकता। क्यों? क्योंकि वो इनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शन नहीं है। इसलिए ये सर्कमवेंटेड रिएक्शन आए हैं, अल्टरनेट रिएक्शन आए हैं जिन्होंने पायरोवेट को हमारे पास विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म फॉस्फोइनोल पायरोवेट में चेंज कर दिया है। अब फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो है ये जितने भी ग्लूकोनियोजेनेसिस के रिएक्शंस हैं वो 11 रिएक्शंस हैं टोटल, जिसके अंदर से हमारे पास 4 जो हैं वो इरिवर्सिबल हैं, बाकी सारे रिवर्सिबल हैं। वो एट द एंड में आपको जाके इरिवर्सिबल की एक समरी बता दूंगा, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो है फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2 फास्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा, 2 फास्फोग्लिसरेट 3 फास्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा। 3 फास्फोग्लिसरेट जब हमारे पास दोबारा ऊपर जाएगा तो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी हमने ग्लाइकोलिसिस में ली होती है वो हमें दोबारा देनी पड़ती है। सो दैट्स वाई इट इज़ एन एनर्जी रिक्वायरिंग पाथवे। 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट हमारे पास क्या होगा, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट हमारे पास दोबारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे भी हमने जो एनर्जी उस वक्त ली होती है इस स्टेप से ग्लाइकोलिसिस का, अगर आप याद करें तो यहाँ पे हमें एनर्जी पहले ये मिलती है लेकिन हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में एनर्जी दे रहे हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द एनर्जी रिक्वायरिंग पाथवे। यहाँ से इनऑर्गेनिक फास्फेट निकल जाएगा। दिस इनऑर्गेनिक फास्फेट कैन नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म द एटीपी, सिंपल इज दैट। और ये मैंने 2,2 क्यों लिखा है? क्योंकि जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है तब हमारे पास 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल मिलते हैं, लेकिन जब उसने फॉर्मेशन दोबारा करनी है तो हमारे पास दोबारा फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट मिलेंगे, तब हमारे पास ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल मिलेगा। सो दैट्स वाई आई राइट इट डाउन एट द 2,2,2। अब हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट आ गया। ये सारे जो स्टेप है यहाँ से ये सारे रिवर्सिबल स्टेप्स हैं, तो इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, वो ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेटरी एंजाइम है और ग्लूकोनियोजेनेसिस का रेगुलेटरी एंजाइम है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, वो ऊपर आ रहे हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में चेंज हो गया, उसके 2 मॉलिक्यूल मिले तो हमारे पास क्या चेंज हो गया, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर। अब यहाँ पे दोबारा एक रेगुलेटरी स्टेप है। एक रेगुलेटरी स्टेप हमने यहाँ पे ये वाला कर लिया, पायरोवेट ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज हुआ, एक रेगुलेटरी स्टेप ये है। और हमारे पास दूसरा रेगुलेटरी स्टेप है फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज वाला। ये जो ऑक्सैलो एसीटेट फॉस्फोइनोल पायरोवेट में चेंज होता है, दूसरा रेगुलेटरी स्टेप ये है। अब तीसरा रेगुलेटरी स्टेप ये है कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को हमने चेंज करना है किसके अंदर, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब देखें कि जो हमने ग्लिसरोल की बात की थी कि ग्लिसरोल जो है वो हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट देता है, वो चेंज हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में। वो इधर आके हमारे पास पाथवे को ज्वाइन कर लेता है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है। अब हम देख लेते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से आगे चलना है हमने, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब सिंपल ये है कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है मैंने बताया कि रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ द
ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द प्राइमरीली द फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। आपने ये बात याद रखनी है कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज जो है वो रेट लिमिटिंग एंड द रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसकी रेगुलेशन अगर आपने ग्लाइकोलिसिस में की है तो यहाँ पे आपको करते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी। किस तरीके, फास्टिंग है, ये तो नहीं ना होगा कि वेलफेयर स्टेट में ग्लूकागॉन रिलीज हो रहा है, फास्टिंग है हमारे पास तो ग्लूकागॉन रिलीज हुआ है। ग्लूकागॉन, जी फॉर ग्लूकागॉन, जी फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकागॉन क्या करेगा, एडिनाइलाइल साइक्लेज पाथवे को फॉलो करेगा और हमारे पास एटीपी को साइक्लिक एएमपी में चेंज करेगा। साइक्लिक एएमपी हमारे पास प्रोटीन काइनेज ए में चेंज हो जाएगा। प्रोटीन काइनेज ए हमारे पास फेवर्स द फॉस्फोराइलेशन। अब वो फॉस्फोराइलेशन करेगा किसकी, बाई फंक्शनल एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 की। जब हमारे पास इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है तो फॉस्फेटेज डोमेन एक्टिवेट हो जाती है और काइनेज डोमेन इनएक्टिवेट हो जाती है। अब आप खुद ही सोचें कि अगर फॉस्फेटेज डोमेन एक्टिवेट हो गई है तो वो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को चेंज कर देगी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। एज अ रिजल्ट फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है हमारे पास उसका लेवल कम हो जाएगा। जब भी इसका वेन एवर द फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट कंसंट्रेशन लोज इन द सेल देन इट विल causes the inactivation of the phosphofructokinase 1 and activation of the fructose 1,6 bisphosphatase। क्यों उसने इस तरीके किया कि हमें ग्लूकोज बनाना है, ना कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है। तो ग्लूकोज किस एंजाइम से बनेगा, जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर देगा। तो सिंपली बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस fructose 1,6 bisphosphatase is activated and phosphofructokinase 1 is inactivated. Phosphofructokinase 1, remember that it is the regulatory enzyme of the rate limiting and the regulatory enzyme of the glycolysis, and the fructose 1,6 bisphosphatase is the rate limiting enzyme of the gluconeogenesis. अब ग्लूकागॉन ने फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को एक्टिवेट कर दिया, उसने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकाल दिया 1 पोजीशन से और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज कर दिया। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो ये रिवर्सिबल स्टेप है, हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो गया है। अब ग्लूकोज 6, अब ये हमारे पास इसका चौथा और लास्ट रिएक्शन आ गया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे पास है तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही, लेकिन एक एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलुकेज। वो आपको ट्रांसलुकेज के नाम से ही आ रहा है कि ये हमारे पास उसकी पोजीशन चेंज कर देगा, उसको साइटोप्लाज्म से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ले जाएगा। कहाँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलुकेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को साइटोप्लाज्म से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ले जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ बुक्स कहते हैं ऊपर एंजाइम प्रेजेंट होता है, कुछ बुक कहते हैं अंदर। तो वो उसको मोस्ट प्रोबेबली कि आप यही पाथवे याद रखें कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलुकेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को साइटोप्लाज्म से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ले जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज वो क्या करता है कि हमारे पास इस ग्लूकोज का जो 6 फॉस्फेट वाला है इसको चेंज कर देता है, यानी इसको यहाँ से उतार देता है और फ्री ग्लूकोज दे देते हैं। और ये फ्री ग्लूकोज देन हमारे पास सर्कुलेशन यानी ब्लड के अंदर चली जाती है ताकि नॉर्मल लेवल ऑफ द ब्लड ग्लूकोज मेंटेन रह सके। बिकॉज नॉर्मल लेवल ऑफ द ग्लूकोज मेंटेन रह सके, क्यों मेंटेन रह सके, ताकि वो ऑर्गन्स जो सिर्फ ग्लूकोज के ऊपर ही डिपेंडेंट है वो कहीं उनकी डेथ ना हो जाए, इसलिए वो नॉर्मल लेवल ऑफ द ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करता है। ये हमारे पास सारे उसके ग्लूकोज के या ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम्स हैं। और ये बात आपने याद रखनी है कि मसल के अंदर हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस क्यों नहीं होती। मसल के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस इसलिए नहीं होती कि क्योंकि उसके अंदर हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है वो डेफिशिएंट होता है। हाउएवर there is a presence of the pyruvate carboxylase enzyme in the मसल्स के अंदर पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम मौजूद होता है, लेकिन वो इस ऑक्सैलोएसीटेट को अपने टाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट्स को रिप्लेनिश करने के लिए इस्तेमाल करता है, ना कि वो हमारे पास इस्तेमाल करता है उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। सो आंसर वाई muscle cannot form the glucose, because the muscle lacks the enzyme glucose 6 phosphatase, so that's why muscle cannot form the
glucose और there is a no gluconeogenesis in the muscle. अब हमारे पास कर लेते हैं, हमारे पास जो आ जाते हैं, मैंने कहा था आखिर में मैं आपको इरिवर्सिबल स्टेप्स बता देता हूँ. एक स्टेप है पायरोवेट. जब हमारे पास पायरोवेट कार्बोक्सिलेज इंजाइम जो है पायरोवेट को ऑक्सैलोएसीटेट में चेंज करता है, एटीपी हमारे पास इस प्रोसेस में एडीपी में चेंज हो जाता है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेशन करके ऑक्सैलोएसीटेट में चेंज कर देते हैं. यह इंजाइम हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है और ये इरिवर्सिबल स्टेप है. अब फास्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सी काइनेज है. जब हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट बाहर साइटोसोल में आ जाता है, वो जो दो अल्टरनेटिंग मैंने स्टेप्स बताए थे मैलेट वाले, साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंड द माइटोकॉन्ड्रियल मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, वो जब हो जाते हैं और ऑक्सैलोएसीटेट हमारे पास चेंज हो जाता है, ऑक्सैलोएसीटेट फिर एक एंजाइम एक्ट करता है फास्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज, वो ऑक्सैलोएसीटेट को साइटोसोल में तो होता है, ये ऑक्सैलोएसीटेट को फास्फोइनोल पायरोवेट में चेंज कर देता है. ये फास्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज कहाँ पे होता है? साइटोसोल में होता है. और ये ऑक्सैलोएसीटेट को क्या करता है? फास्फोइनोल पायरोवेट में चेंज कर देता है. यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है और यहाँ पे हमारे पास इसको एनर्जी चाहिए होती है, जीटीपी चाहिए होता है, जीटीपी रिक्वायरिंग होती है. फ्रुक्टोज, अब इसके दो स्टेप हो गए. अब ये तीसरा स्टेप है इरिवर्सिबल स्टेप जो है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज. इट इज आल्सो द रेगुलेटरी स्टेप ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस. ये भी एंजाइम साइटोसोल में होता है. यह फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में चेंज कर देता है. और चौथा लास्ट एंजाइम है ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है. ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को ग्लूकोज में चेंज कर देता है. दीज आर 4 स्टेप्स, इरिवर्सिबल स्टेप ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस. और हमारे पास रेगुलेशन आ जाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस की. सबसे पहले देख लेते हैं कि जब हमारे पास फास्टिंग होती है तो कार्बोहाइड्रेट्स तो पहले ही बॉडी के अंदर नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो एनर्जी फिर हमारे पास कौन दे रहा है? एनर्जी हमारे पास आ रही होती है फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म से. अब फैटी एसिड जो है वो किसके अंदर चेंज होते हैं? मैंने पहले भी बताया, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की जब ब्रेक डाउन होती है तो वो फ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर चेंज होते हैं. फ्री फैटी एसिड जो है उनकी बीटा ऑक्सीडेशन होती है और एसिटाइल कोए बन जाता है. अब एसिटाइल कोए जो है एलोस्टेरिकली इनहिबिट द पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. अब इसके पीछे भी बहुत बड़ी विजडम है, अल्लाह ताला ने बड़ी हिकमत से काम लेते हुए ये स्टेप्स बनाए. किस तरीके के एसिटाइल कोए ने पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर दिया. क्यों इनहिबिट कर दिया हमारे पास? ताकि जो पायरोवेट हमारे पास मौजूद है वो एसिटाइल कोए में ना चेंज हो सके. क्यों ना चेंज हो सके? क्योंकि ये जो एंजाइम होता है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन को कैटेलाइज करता है. अगर एक दफ़ा पायरोवेट एसिटाइल कोए में चेंज हो गया मतलब वो ज़ाया हो गया एक किस्म का, क्योंकि वो दोबारा ग्लूकोज तो नहीं बना सकेगा. हमें ज़रूरत है ग्लूकोज की, तो अल्लाह ताला ने इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया व्हेन एवर देयर इज़ अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एसिटाइल कोए. और एसिटाइल कोए की हाई कंसंट्रेशन हमारे पास फास्टिंग में हो जाती है. क्यों हो जाती है? क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड से हमारे पास आने लग जाती है, एनर्जी आने लग जाती है. एट द सेम टाइम एसिटाइल कोए कन्वर्ट द नॉट कन्वर्ट बट स्टिमुलेट और एक्टिवेट द पायरोवेट कार्बोक्सिलेज. एसिटाइल को ए हमारे पास एट द सेम टाइम पायरोवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट कर देता है ताकि जो पायरोवेट है हमारे पास, यहाँ जो लैक्टेट पायरोवेट में चेंज हो रहा है वो पायरोवेट हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर चेंज हो रही है. सो दिस इज वन ऑफ द एलोस्टेरिक एक्टिवेशन बाय द एसिटाइल को ए. अब हमारे पास सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, जब भी ये कभी नहीं होगा कि इंसुलिन का लेवल भी एट द सेम टाइम हाई हो और ग्लूकागोन का भी लेवल हाई हो. या तो इंसुलिन का लेवल हाई होगा एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यहाँ हमारे पास ग्लूकागोन का होगा. वेल फेड स्टेट में इंसुलिन का होता है और फास्टिंग स्टेट में ग्लूकागोन का होता है. इंसुलिन जब भी कम होती है तो मोबिलाइजेशन, डिक्रीज इंसुलिन लेवल्स फेवर्स द मोबिलाइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड फ्रॉम द टिश्यू प्रोटीन्स फ्रॉम द मसल. तो ये हमारे पास क्या करेगी कि जब इंसुलिन कम होगी तो मोबिलाइजेशन हो जाएगी अमीनो एसिड की. और अमीनो एसिड का मैंने पहले बताया कि ऑल बट नॉट टू, ऑल बट एक्सेप्ट टू लाइसिन एंड ल्यूसीन, ऑल ऑफ द
नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड आर द ग्लूकोनियोजेनिक अमीनो एसिड, यानी उनके अंदर से अमाइनो ग्रुप चेंज हो जाएगा और वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट्स में चेंज हो जाएंगे। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट्स में जब चेंज होंगे तो आपको पता है कि ऑक्सैलो एसीटेट उसका इवेंचुअल एंड प्रोडक्ट होता है। तो ऑक्सैलो एसीटेट हमारे पास फास्फोइनोल पायरोवेट में चेंज हो जाएगा और ग्लूकोज हमारे पास बन जाएगा। ये है कंसेप्ट सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी का। दूसरा हमारे पास एलोस्टेरिक इनहिबिशन बाय द एएमपी। मैंने कहा था कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है, ये हमारे पास एक एनर्जी रिक्वायरिंग स्टेप है। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ये एनर्जी रिक्वायरिंग पाथवे है। अब एनर्जी जो है इसको कौन दे रहा है? हमारे पास फैटी एसिड्स इसको एनर्जी दे रहे हैं हमारे पास बाय द एसिटाइल CoA। लेकिन अगर एएमपी हमारे पास है, एएमपी अगर बॉडी में ज़्यादा है तो वो स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोलिसिस को। अब एएमपी है, सेल के अंदर आ गई, डेप्रीवेशन ऑफ एनर्जी है, तो वो तो एनर्जी दे ही नहीं सकता बेचारा। तो ग्लूकोज को बनाने के लिए जो स्टेप्स के अंदर एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, वो जब एनर्जी हमें नहीं मिलेगी तो सिंपल बात है, बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस, ये रिएक्शन ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे स्टॉप हो जाएगा और एएमपी स्टिमुलेट्स कर देगा मैनी ऑफ द एंजाइम्स। एएमपी इज द पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ द ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स। तो एएमपी हमारे पास क्या करेगा कि भाई सेल के अंदर एनर्जी लेवल कम है, हमें एनर्जी लेवल चाहिए, तो ये ग्लाइकोलिसिस को स्टिमुलेट कर देगा ताकि हमें एनर्जी मिल सके, और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देगा ताकि जो एनर्जी हमें मिल रही है वो अल्टरनेटिवली ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर इस्तेमाल ना हो सके। आपने कॉइन है, एक कॉइन की दोनों साइडें देखनी है, एक साइड ग्लाइकोलिसिस है, दूसरी साइड है ग्लूकोनियोजेनेसिस। एएमपी ग्लाइकोलिसिस को स्टिमुलेट कर देगा वाइल एट द सेम टाइम इनहिबिट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट ना करे तो जो एनर्जी ग्लाइकोलिसिस से बन रही है वो दोबारा यूज हो जाएगी ग्लूकोनियोजेनेसिस में। तो आपने कॉइन की दोनों साइडें देखनी है। लास्ट हमारे पास ग्लूकागॉन जो फास्टिंग के अंदर हमारे पास रिलीज होता है पैनक्रियाटिक अल्फा सेल से, वो क्या क्या स्टेप्स या कारनामे अंजाम देते हैं। नंबर 1 जो सबसे पहला कारनामा है वो इंडक्शन ऑफ द एंजाइम सिंथेसिस। ग्लूकागॉन ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम्स की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है, यानी इंडक्शन इंड्यूस कर देता है। अब वो कौन सा एक एंजाइम है? फास्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज एक एंजाइम है। ग्लूकागॉन इसकी सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सैलो एसीटेट को फास्फोइनोल पायरोवेट के अंदर चेंज कर सके। फिर चेंजेस, दूसरा इफेक्ट है ग्लूकागॉन का चेंजेस इन द एलोस्टेरिक इफेक्टर्स। मैंने आपको बताया था कि ग्लूकागॉन जब भी बॉडी में एक्ट करेगा एडिनाइलाइल साइक्लेज के थ्रू एक्ट करेगा। एडिनाइलाइल साइक्लेज क्या करेगा? एटीपी को साइक्लिक एएमपी में चेंज करेगा। साइक्लिक एएमपी क्या करेगा? प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिवेशन करेगा। प्रोटीन काइनेज ए की जब एक्टिवेशन होगी तब वो फास्फोराइलेशन करेगा। फास्फोराइलेशन होगी फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम 2 की, और उसकी फॉस्फेटेज डोमेन एक्टिवेट हो जाएगी, काइनेज डोमेन इनएक्टिव हो जाएगी। फॉस्फेटेज डोमेन जब एक्टिवेट होगी तो वो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है उसको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर देगी। और ये याद रखना है कि जब भी डिक्रीज हो जाएगा फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट तो वो हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के ऊपर एक स्टिमुलेटरी एक्शन देगा और फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को इनहिबिट कर देगा। नॉर्मल लेवल्स में ये होता था कि जब हमारे पास फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की कंसंट्रेशन सेल में हाई होती थी तो वो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को 1 को एक्टिवेशन कर रहा होता था, एट द सेम टाइम वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को इनहिबिट कर रहा होता था। जब उसकी वो कंसंट्रेशन कम हो गई है तब यहाँ पे वो इनहिबिशन प्रोवाइड नहीं कर सकेगा, तो ये इस एंजाइम के लिए स्टिमुलेटरी इफेक्ट होगा। और यहाँ पे वो एक्टिवेशन कर रहा था, जबकि उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है तो यहाँ वो एक्टिवेशन नहीं कर सकेगा, तो ये इसके ऊपर एक इनहिबिटरी इफेक्ट आएगा। सो जब भी हमारे पास फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 की फास्फोराइलेशन होगी, फास्फेटेज डोमेन एक्टिवेट होगी, जब फास्फेटेज डोमेन एक्टिवेट होगी तब वो हमारे पास फेवर्स करेगी एक्टिवेशन ऑफ द फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज है, ये फॉस्फेट नहीं है, सॉरी, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज की एक्टिवेशन कराए। एज इन टर्म हमारे पास एक्टिवेशन नहीं कराती, लेकिन कंसेप्ट ये है कि नॉर्मल हालात के अंदर फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट क्या कर रहा होता था? एक्टिवेशन ऑफ द फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 और इनहिबिशन ऑफ द फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। जब वो कम हो गया तो ना वो यहाँ पे इनहिबिशन प्रोवाइड कर सकेगा ना वो
एक्टिवेशन प्रोवाइड कर सकेगा। तो यहाँ पे एक्टिवेशन प्रोवाइड करता था लेकिन वो नहीं कर रहा, तो ये इसके ऊपर एक इनहिबिटरी इफेक्ट है। और हमारे पास यहाँ पे वो इनहिबिशन नॉर्मल हालात के अंदर कर रहा था जब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, लेकिन जब उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है तो वो ये इसको रोक नहीं सकेगा। एक साइड पे 100 बंदे हैं जंग लड़ने के लिए और आपने भी 100 फौजी खड़े किए हुए हैं, तो वो दोनों को आपस में रोक रहे हैं। अब यहाँ से हमने फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट समझे 100 मॉलिक्यूल से नॉर्मल, अब उसकी कंसंट्रेशन हमने 50 कर दी है, तो 100 फौजी जो पहले खड़े हुए थे दूसरी साइड पे वो इन 50 के ऊपर गालिब आ जाएंगे और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को जो इनहिबिशन थी वो उसकी ख़त्म हो जाएगी। ये एक सिंपल कंसेप्ट है। जब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एक्टिवेट हो जाएगा तब वो क्या करेगा, वही वाला स्टेप होगा कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर एक और रेगुलेटरी स्टेप आता है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है वो हमारे पास ग्लूकोज में चेंज कर देगा। और कोवलेंट मॉडिफिकेशन भी ग्लूकेगॉन कराता है बाय द फास्फोराइलेशन। जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी जहाँ पे भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है ग्लूकेगॉन, वो क्या कर रहा है, फास्फोराइलेशन करके यहाँ तो चीज़ों के एक्टिवेट कर रहा है या इनएक्टिवेट कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास ग्लूकेगॉन जो है, जब ग्लूकेगॉन इज अ लिपोलिटिक हार्मोन, अब लिपोलिटिक है तो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन भी बढ़ाएगा। अब ये एसिटाइल कोए की भी कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देता है। मैंने पहले बताया था कि एसिटाइल कोए की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो वो पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिवेट कर देगी। अब यहाँ पे भी इसने क्या कराया है, फास्फोराइलेशन कराई है और इनएक्टिवेट द पायरोवेट काइनेज। सिंपली अगर आप समझें, ये वाला, अब हमारे पास पायरोवेट जो था, सिंपली बात ये है कि हमारे पास जो ग्लूकेगॉन है, ग्लूकेगॉन ने हमारे पास क्या कराया है, फास्फोराइलेशन कराई है। फास्फोराइलेशन करा के हमारे पास क्या कराया है, हमारे पास फास्फोराइलेशन करके इनएक्टिवेट द पायरोवेट काइनेज को इनएक्टिवेट करा दिया टू मेक श्योर कि फास्फोइनोल पायरोवेट अब ऊपर की तरफ जाए। ये ना हो कि हम यहाँ से फास्फोइनोल पायरोवेट बनाएं ऑक्सैलोएसीटेट से और यहाँ से वो दोबारा पायरोवेट में चेंज हो जाए। सो दैट्स वाई इसके अंदर विजडम ये है कि फास्फोइनोल पायरोवेट दोबारा पायरोवेट में ना कहीं चेंज हो जाए, तो पायरोवेट काइनेज की कोवलेंट मॉडिफिकेशन के जरिए इनएक्टिवेशन हो जाती है। ग्लूकेगॉन कॉजेज द फास्फोराइलेशन ऑफ द पायरोवेट काइनेज एंड लीड्स टू द इनएक्टिवेशन ऑफ पायरोवेट काइनेज। जब इनएक्टिवेशन होगी तो फास्फोइनोल पायरोवेट फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ना कि नीचे की तरफ आएगा। और जितने भी जो हमारे पास सेलुलर एनर्जी लीड्स हैं, एनर्जी एक तो हमारे पास जो एसिटाइल कोए से अगर जनरल बात करें हम, तो जनरल बात के अंदर ये है कि एक तो एसिटाइल कोए की जो एनर्जी है वो हमारे पास यूज अप हो गई है, एसिटाइल कोए की एनर्जी हमारे पास यूज अप हो गई है सेल की अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या कहते हैं, जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयंस के अंदर जो एनर्जी यूज अप होती है उसके अंदर वो एसिटाइल कोए की एनर्जी यूज हो गई है। और एनाबॉलिक पाथवेज जो हैं लाइक द ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसके अंदर इसकी एनर्जी यूज अप हो गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस से हमने अगर अब क्या कहते हैं सम अप करें तो हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस से क्या हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस से सीखा है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो हमारे पास होती कहाँ पे है, लीवर और किडनी के अंदर। कितने परसेंट होती है लीवर के अंदर, 90% अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसिस अंडर द नॉर्मल फास्टिंग, और 10% हमारे पास किसके अंदर होती है, 10% हमारे पास होती है किडनी के अंदर। लेकिन अगर यही प्रोलॉन्ग फास्टिंग आ जाए तो ये रेशियो चेंज हो जाती है, किडनी में 40% और लीवर के अंदर 60%। जो ग्लूकेगॉन जी फॉर ग्लूकेगॉन रिलीज अंडर द फास्टिंग कंडीशंस, और ये स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को और एट द सेम टाइम वो इनहिबिट कर देगा ग्लाइकोलिसिस को। ये हमारे पास क्यों इस तरीके होता है, इसकी एक विजडम है। ये नहीं है कि पूरी बॉडी के अंदर ही ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट हो जाएगी, लेकिन सिर्फ ग्लूकोनियोजेनिक टिश्यूज जो हैं लीवर और किडनी के अंदर, या तो एट द सेम टाइम ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी या ग्लाइकोलिसिस होगी। ये कभी नहीं होगा कि दोनों पाथवे इकट्ठे चलें। अगर इकट्ठे चलेंगे तो फ़र्ज़ करें कि आप 10 सीढ़ियाँ ऊपर खड़े हुए हैं और 10वीं सीढ़ी से आप पहली सीढ़ी के ऊपर उतर के आ जाते हैं, ये आपकी होगी ग्लाइकोलिसिस।
और नीचे ही ग्लूकोनियोजेनेसिस भी खड़ा हुआ है, वो दोबारा उसको कहेगा कि भाई दोबारा पहली से 10वीं चढ़ जाओ। तो ये ऊपर नीचे ही उनका लगा रहेगा और हमें एनर्जी भी कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि वेस्टेज ऑफ द टाइम होगा और वेस्टेज ऑफ द एनर्जी होगा। सो दैट्स वाई दीज टू साइकिल्स आर नॉट एक्टिवेटेड एट द सेम टाइम टू प्रिवेंट द फ्यूटाइल साइकिल, कि हम उसको प्रिवेंट कर सकें, एनर्जी हमारी ज़ाया ना हो। दिस इज ऑल अबाउट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। होप यू विल अंडरस्टूड वेल। थैंक यू वेरी मच।